गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में यानी कि टेक आपकी जुबान में के नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गेमिंग के बारे में। अब Xbox सीरीज X आ चुका है, उसका रिव्यू भी हमने कर दिया है लेकिन वीडियो अभी तक बनाया नहीं है उसका। लेकिन अगर आप बोलेंगे मुझे कि Xbox सीरीज X का वीडियो रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी बना देंगे, तो आप कमेंट करके बता दीजिए आपको चाहिए या नहीं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के गेमिंग रिलेटेड सवाल थे, सोचा इसके इस बारे में जवाब दिया जाए इस एपिसोड में, इसीलिए हमने इस बार कम्युनिटी पोस्ट डाला था Xbox के बारे में। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस तो करनी है, जल्दी हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब मिले टेक आपकी जुबान में, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि youtube.com/gadgets360 हिंदी पर जाइए, कम्युनिटी टैब पे दबा दीजिए, वहां पर क्लिक कर दीजिए। तो वहां पर हर हफ्ते एक पोस्ट आ जाता है, वहां आप सवाल पूछ लेंगे तो यहाँ जवाब मिलेगा, बाकी कहीं पूछेंगे तो यहाँ पर उसका जवाब नहीं मिलेगा। आप में से बहुत लोगों ने बार बार आके सवाल पूछे हैं और पूरी कोशिश हमने की है कि सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दे दें, तो प्लीज इस तरह पूछते रहिए। और अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, इसका एक ही मतलब है कि आपने थोड़ा देरी से पूछ लिया, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो गई है, इसीलिए जवाब नहीं मिल पाया। अदरवाइज हम सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे विनती करके चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, टेक आपकी जुबान में और एपिसोड देखना चाहते हैं, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। और लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट करके आप जरूर बताइए मुझे कि आपके सवाल का जो जवाब है वो अच्छा लगा, नहीं लगा, आप मुझसे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि क्या है ना, ये वन वे डिस्कशन नहीं है, टू वे डिस्कशन है कि आप मुझे बताएंगे कि चलो आपको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, अच्छा लगा, ये खराब लगा, उसके हिसाब से मैं अगले वीडियो में अपने वीडियोस को और इंप्रूव कर सकता हूँ। इसीलिए आपके साथ ही चैनल बढ़ते आ रहा है। मेरी आपसे विनती है कि कमेंट करके मुझे बताते रहिए क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सारा फीडबैक जरूर नोट करता हूँ। तो Xbox सीरीज X ये माइक्रोसॉफ्ट का नया कंसोल है, गेमिंग कंसोल, लेटेस्ट जनरेशन वाला है ये, और सबसे पावरफुल आज की डेट में यही कंसोल है मार्केट में। दो वेरिएंट्स आए हैं इसके, बेसिकली आप समझ लीजिए कि दो अलग अलग कंसोल ही समझ लीजिए इनको। Xbox सीरीज S है एक और सीरीज X है ये। जो सीरीज S वाला है 35,000 का है। अब वो वाला कंसोल ऑनेस्टली मैं आप में से ज्यादातर लोगों के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें डिस्क ड्राइव नहीं है, तो आपको सारे गेम्स डिजिटली खरीदने पड़ेंगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ऑनलाइन आप जब खरीदते हैं। अब मोबाइल में तो गेम्स होते हैं क्या, ज्यादा से ज्यादा हुए तो 5, 6, 7, 10 GB, मैक्सिमम हुआ तो एकदम 10 GB का गेम होगा। लेकिन जब आप देखेंगे कंसोल में क्या है, 10 GB तो शुरुआत होती है, समझ लीजिए। ज़्यादातर गेम्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में मैंने स्पेशली देखे हैं Xbox पे 20-20, 30-30, 40-40 GB के भी होते हैं। तो इसीलिए डिजिटल गेम्स खरीदने में आपको बहुत ही बढ़िया इंटरनेट चाहिए होगा, वो भी है आपके पास में, तो कंसोल में स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा। अब Xbox सीरीज S में ज़्यादा अच्छा स्टोरेज स्पेस दिया नहीं गया है, तो इसीलिए मैं सबके लिए वो वाला कंसोल रेकमेंड नहीं करूँगा। डिस्क ड्राइव नहीं है, स्टोरेज कम है और उसमें रैम भी कम है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली कहीं बताया नहीं है रैम कितना है शायद, लेकिन हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें टेयर डाउन वगैरह में लोगों ने चेक करके बताया कि इसमें रैम थोड़ा कम है। तो Xbox सीरीज S थोड़ा कम पावरफुल है और उसमें स्पेस कम है, डिस्क ड्राइव नहीं है। इन तीनों कारणों की वजह से मैं सबके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको पता है कि वो डिजिटल गेम्स से पूरी तरह से खुश रहेंगे और ज़्यादा गेम इंस्टॉल नहीं करना चाहेंगे, किसी भी एक टाइम पर अपने गेम्स बार बार डिलीट करने के लिए तैयार हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए है वो, और ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं। ज़्यादातर लोगों के लिए Xbox सीरीज X ये कंसोल है। अब आप इस तरह सोचिए कि देखिए, ये गेमिंग कंसोल की जो कॉस्ट होती है 35,000 हो या 50,000, अब सीरीज X का 50,000 है, ये तो बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में आपको गेम्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, और एक एक गेम जो आप खरीदेंगे वो 4,000 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। अगर आप सेल में लेते हैं, सस्ते वाले गेम्स ही खरीदते हैं सिर्फ, तो भी आपको मतलब 1,500 से 1,500 तो मिनिमम रहेगा एकदम उसका कॉस्ट। लेकिन आपको खर्च तो करने पड़ेंगे पैसे काफ़ी उसमें। 1,500 से 4,000 के बीच में आप समझ लीजिए गेम्स आते हैं। कुछ लोग अल्टीमेट एडिशन वगैरह खरीद लेंगे, 5-6 हज़ार के भी हो जाते हैं वो। तो कंसोल जो है वो इनिशियल में आपको कितना भी सस्ते में मिल जाए, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप देखिए, अगर मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हैं तो आपको Xbox का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं गेम्स इंडिविजुअली खरीदना नहीं चाहता हूँ, मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी सब्सक्रिप्शन सर्विस चाहिए जिसमें मैं एक बार पैसे दूं उनको पर मंथ और जितने गेम खेलना है खेल लूं, तो उसको कहते हैं Xbox गेम पास। तो गेम पास वाली सब्सक्रिप्शन की भी अलग से फीस होती है। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे गेम पास में गेम खेलते रहूंगा मैं, और जो मंथली फी है वो मेरे लिए ठीक है, अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, और वही वाला सब्सक्रिप्शन में लेना चाहूंगा और कोई गेम्स अलग से खरीदना नहीं चाहूंगा। तो फिर भी आप समझ लीजिए कि कंसोल जो आपने खरीदा उसके बाद में जो आपका बार बार रिकरिंग कॉस्ट आता है ये सारे सब्सक्रिप्शंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसको थोड़ा महंगा बना देती है बाद में। मतलब इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेस के बाद में भी बहुत खर्च करना पड़ता है कंसोल गेमिंग करने के लिए। अभी ये पॉइंट बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं अमेजॉन वगैरह पे काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स आती रहती है कंसोल्स पे। तो अभी तक तो सीरीज S और X पे इतनी अच्छी कोई डील नहीं आई है एकदम लाजवाब वाली, लेकिन मैं पूरी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ सालों में, मतलब समझ लीजिए कि 1 साल में डेफिनेटली इन कंसोल्स का प्राइस मतलब 8-10 हज़ार से कम हो जाएगा किसी दिवाली सेल टाइप कोई डिस्काउंट डील में।
लेकिन उस टाइम पे आप ये जरूर सोचिए कि आपको कंसोल लेना है, ठीक है, बाद में बहुत खर्चे करने पड़ेंगे, गेम्स बहुत महंगे होते हैं कंसोल्स पे, तो इसका ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये है कि Xbox सीरीज X मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ सबके लिए। ये कंसोल बहुत ही ताकतवर है, मतलब अगर इसमें आप देखेंगे 4K 60 FPS गेमिंग एकदम कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं, पूरी तरह से स्मूथ गेमिंग मिलेगी आपको उस रेजोल्यूशन पर। और उसमें आप पुराने इस कंसोल से कंपेयर कर लीजिए, Xbox One S जो था और Xbox One X था, अब उन दोनों कंसोल में 4K 60 FPS कॉन्स्टेंटली करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा पुराना हार्डवेयर है वो। ये लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट हार्डवेयर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, इसमें बहुत ही बढ़िया मतलब ओवरऑल पैकेज आपको मिल रहा है यहाँ पे। और इसमें आप अगर स्टोरेज स्पेस बढ़ाना भी चाहते हैं तो भी हार्ड ड्राइव चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोप्राइटरी हार्ड ड्राइव बना दिए हैं, उसके स्टैंडर्ड वाले नहीं है जो मार्केट में आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आपको स्पेशली एक्सबॉक्स के लिए डिजाइन किए हुए हार्ड ड्राइव लेने पड़ेंगे, और जो थोड़े महंगे होते हैं, इतने सस्ते नहीं है वो। तो अगर स्टोरेज स्पेस बढ़ाना है आप वो अपग्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद में आप पावरफुल कंसोल एकदम एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें 8K और 120 FPS का सपोर्ट भी दिया गया है। बस आपको कोई 8K का टीवी चाहिए होगा, और साथ में ऐसा टीवी जो 120 FPS रिफ्रेश रेट को, यानी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे कोई टीवी जो चलता है वो चाहिए होगा। ये बहुत महंगे टीवी होते हैं। साथ में डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, इनका भी सपोर्ट है इस कंसोल में। तो आप में से काफी सारे लोग एक्सबॉक्स पे मूवीज वगैरह देखते होंगे, क्योंकि उसमें ऐप्स तो काफी सारे होते ही हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, जो बहुत सारे लोग उसका मजा लेते हैं। तो उन लोगों के लिए एज अ मूवी वॉचिंग डिवाइस भी ये काफी अच्छा हो सकता है। बस टीवी बहुत महंगा वाला होना चाहिए आपका। सस्ते जो टीवीज हमको मिलते हैं, बजट वाले टीवी जो अच्छे होते हैं, उनमें इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि ना 8K सपोर्ट मिलेगा ना 120 FPS सपोर्ट मिलेगा। सिमिलरली 4K 60 FPS में आपको गेमिंग करनी है, अच्छा वाला एक टीवी रहेगा आपका अंडर 50,000, उससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर मूवीज वगैरह देखनी है या फिर 8K रेजोल्यूशन का मजा लेना है तो महंगे टीवी पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी मतलब थोड़ी बड़ी मतलब अच्छी चीजें थी। लेकिन नंबर 1 फीचर जिसके लिए मैं Xbox का मतलब हमेशा से मैं रेस्पेक्ट करता हूँ Xbox की टीम को और माइक्रोसॉफ्ट को, वो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी समझ लीजिए कि आपने एक गेम खरीदा था Xbox 360 के लिए, यानी 360 यानी कितना पुराना है आप तो जानते ही होंगे। आप पहले Xbox, एक ओरिजिनल Xbox आया था, फिर समझ लीजिए उसका नेक्स्ट जनरेशन था Xbox 360, और उसके बाद में फिर Xbox One, और अभी आया हम Xbox सीरीज S और X पे। तो Xbox One ये लॉन्च हुआ था आई थिंक 2013-14 के आसपास, और Xbox 360 था उससे भी 7-8 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो 2005-6 के टाइम पे कभी लॉन्च हुआ था 360, तो समझ लीजिए आपने 2008 में कोई Xbox 360 का गेम खरीदा, उसकी सीडी अभी भी आपके पास है और चल रही है अच्छे से, मतलब उसमें कोई डैमेज वगैरह नहीं है। तो आप उसको Xbox सीरीज X में डाल सकते हैं, वहां पर डिस्क ड्राइव जो दिया गया है, और उससे वो क्या करेगा, मतलब बेसिकली वो पुराने गेम का नया वर्जन ऑनलाइन डाउनलोड कर लेगा और फिर आपके कंसोल में आपको चलाने की परमिशन दे देगा, ठीक है। आपको बस इंटरनेट चाहिए होगा उसके लिए। और जहां तक मुझे पता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी उनकी इतनी अच्छी है कि पुराने गेम्स इंस्टॉल भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। लेकिन इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्टिमाइजेशन करके रखा है, क्योंकि क्या है ना, देखिए जब आप Xbox 360 का गेम आप कोशिश करेंगे चलाने के लिए लेटेस्ट कंसोल में, तो उसका उतना अच्छा रेजोल्यूशन आपको वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि नए कंसोल के लिए जो ऑप्टिमाइज वर्जन है, यानी आपके सीरीज X में आप जब 4K 60 FPS से चला सकते हैं, तो उस गेम का भी अपडेटेड हाई रेजोल्यूशन वर्जन अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास में है तो वो आपके लिए यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो चलता है। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आप सोचिए, मतलब 10-10, 11-11, 12 साल पुराने, 13 साल, 15 साल पुराने गेम्स भी आप यहाँ पर खेल सकते हैं। काफी लोग तो मतलब 20 साल पुराने गेम्स भी इसमें खेल रहे हैं। इतनी अच्छी मतलब उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है। और आप जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि Xbox के साथ में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में कितने सारे गेम सपोर्टेड है, और आप एकदम दंग रह जाएंगे। कंपनी ने इतनी मेहनत की है इस फीचर में और इतना अच्छा सपोर्ट बनाया है कि बहुत लोग बहुत खुश है इससे। अब गेम्स की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी गेम जो पुराना होता है वो गायब हो जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एक गेम आता है एज ऑफ एम्पायर्स। अब एज ऑफ एम्पायर्स का जो पहला वर्जन आया था, एज ऑफ एम्पायर्स 1, कुछ साल पहले, समझ लीजिए कि 6-7 साल पहले, अगर आप चाहते थे कि मैं एज ऑफ एम्पायर्स 1 खेलना चाहता हूं, तो आपके पास में ज़्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि उसको है ना माइक्रोसॉफ्ट ने उसका हाई डेफिनेशन वर्जन लॉन्च नहीं किया था उस टाइम पे। समझ लीजिए कि 2009-10 के आप ढूंढ रहे हैं उस टाइम पे। ये मतलब मार्केट में आपको मिलता नहीं कहीं पर भी वो गेम, कहीं से भी आप खरीद नहीं सकते। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसका नया वर्जन रिलीज नहीं किया था, तो उसका डेफिनेटिव एडिशन जो है अभी 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है एज ऑफ एम्पायर्स 1 का। तो जब डेफिनेटिव एडिशन आया तो वो फिर से चलने लग गया विंडोज पीसी पे, लेकिन तब तक वो बहुत सालों तक गायब था। और वो जो गेम बना था वो बना था शायद विंडोज 95 या 98 के लिए, तो वो विंडोज 10 या विंडोज 8 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ठीक से चलता भी नहीं था। तो इसीलिए ऐसे वो गेम बेसिकली गायब भी हो गया था जब तक माइक्रोसॉफ्ट ने उसको री रिलीज नहीं किया तब तक। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए गेमिंग की दुनिया में कितने सारे गेम्स होते होंगे। और ये तो मैंने इतना बड़ा गेम आपको बताया, एज ऑफ एम्पायर्स 1 तो बहुत पॉपुलर था उसके जमाने में, और आज की डेट में भी काफी बड़ी कम्युनिटी है उसके पीछे, बहुत सारे फैंस है उसके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का गेम है अल्टीमेटली, तो उसका सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। लेकिन आप सोच लीजिए कितने सारे छोटे मोटे गेम्स हुआ के जो रिलीज किए होंगे पहले किसी कंसोल में और फिर या फिर किसी पीसी के लिए, और वो गायब भी हो गए क्योंकि उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, नए वर्जन के लिए उसको लाके नहीं रखा। तो
इन सारी चीज़ों की वजह से बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देना यहाँ पे बहुत बड़ा फीचर है। एक्सबॉक्स से मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पुराने एक्सबॉक्स गेम्स मुझे खेलने हैं तो यही वाला कंसोल लीजिए, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये बात थी इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की। अब इसके बाद में हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या और अच्छा हो सकता है। एक तो नंबर 1 है प्रोप्राइटरी हार्ड ड्राइव जो एक्सपेंशन के लिए दिया हुआ है। स्टैंडर्ड वाला दे देते ना, हम कहीं से मार्केट से सस्ता वाला हार्ड ड्राइव लेके लगा देते उसमें और स्टोरेज एक्सपैंड हो जाती है, लेकिन अभी बहुत खर्च करना पड़ेगा। आई थिंक 1 TB स्टोरेज आता है उसमें बाय डिफॉल्ट, यानी 1000 GB। तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे गेम्स तो काफी बड़े हो रहे हैं, और होते भी हैं, 100-150 GB के भी गेम्स आते हैं, क्योंकि आजकल गेम अलग से मिलता है आपको, 4K का पैच आ जाता है उसमें, तो आप 4K पे गेमिंग करना चाहते हैं, गेम की साइज बढ़ जाती है। तो आप समझ लीजिए अगर 100 GB 150 GB के आपके गेम्स हैं तो कितने गेम फिट होंगे 1 TB में, मतलब मैक्सिमम आपके 10-12 गेम्स फिट होंगे, अगर मतलब थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो भी। और ओवर टाइम क्या होता है, अपडेट्स आते रहते हैं, पैचेस आते रहते हैं, तो 10-10 GB तो ऐसे ही ऐड हो जाते हैं किसी भी गेम में। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए बड़ा हार्ड ड्राइव लेना कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समझ लीजिए कि जैसे आप समझ लीजिए काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास में डेटा की कैप होती है। तो समझ लीजिए 1 महीने में उनके पास में है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं 500 GB। ठीक है, आप एक्सबॉक्स रखेंगे और रेगुलरली गेम्स डाउनलोड करेंगे, अपडेट्स करेंगे, तो 500 GB ऐसे ही चला जाएगा। कैप खत्म होने के बाद में आप कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप चाहेंगे कि नहीं, जब तक मेरा डेटा कैप है मैं सब डाउनलोड करके रख लेता हूं और उसके बाद में फिर यूज करूंगा उसे, लेकिन जब उसमें स्पेस नहीं है हार्ड ड्राइव में तो आप डाउनलोड करके स्टोर कैसे करेंगे। तो यही मतलब थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं लोग इसकी वजह से। और जो एक्सपैंडेबल स्टोरेज दिया गया है वो काफ़ी महंगा है माइक्रोसॉफ्ट का, इसीलिए मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। लेकिन फिर भी एटलीस्ट दिया तो है ऑप्शन आपको, तो चलिए मतलब उसको थोड़े माफ़ कर सकते हैं। माफ़ किसे नहीं कर सकते, देखिए अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहाँ पे जो कंसोल लॉन्च किया है, हमेशा से मतलब Xbox One के टाइम से यहाँ पर प्रॉब्लम ये रही है कि एक्सक्लूसिव टाइटल्स कितने हैं अभी। तो अभी देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सोनी में ज़्यादा अच्छे हैं इस पॉइंट पे PS5 के लिए, लेकिन Xbox में जब लॉन्च हो रहे हैं ना उस टाइम पे अगर एक्सक्लूसिव टाइटल्स आ जाते हैं ना, तो मैं सबको बोल दे रहा नहीं भैया बहुत सारे गेम्स उपलब्ध हैं, इसके लिए आप खरीद लीजिए, आपके फायदे का सौदा है ये वाला। ये अगर आप नहीं खरीदेंगे अभी तो मतलब इतने सारे गेम्स आ चुके हैं वो आप खेल नहीं पाएंगे। लेकिन इस टाइम पे अभी कह नहीं सकते ऐसा। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे कितने सारे एक्सक्लूसिव गेम्स है Xbox सीरीज X के लिए स्पेशली जो बने हुए हैं, वो ज्यादा नहीं है लिस्ट, उसकी बहुत छोटी लिस्ट है। ओवर टाइम ये लिस्ट बड़ी होती है, तो 1-1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे गेम्स आ जाएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे स्टूडियोज को अक्वायर कर लिया है अभी। तो समझ लीजिए कि आई थिंक कुछ 23 स्टूडियोज हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास में अभी टोटल, और उसमें कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे कि बेथेस्डा एक है, आप जानते होंगे कुछ गेम्स उन्होंने जो बनाया है फॉलआउट जैसे, जो काफी पॉपुलर हैं। तो वो स्टूडियो भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज उन्होंने एक्वायर कर रखे हैं, 23 टोटल स्टूडियोज रिसेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किए हैं, और ये सारे एक्सबॉक्स के लिए गेम्स बनाएंगे ही बनाएंगे। तो फिर सीरीज एक्स के लिए एक्सक्लूसिव गेम्स आएंगे, मतलब 1-1.5-2 साल में आप देख लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी वो। लेकिन आज की डेट में उतनी लंबी लिस्ट नहीं है, इसीलिए मैं उससे इतना खुश नहीं हूँ कि अभी कंसोल मुझे अभी खरीदना है, 50,000 रुपए मुझे अब भी देने हैं, तो लंबी लिस्ट उसके एकदम नेक्स्ट जेन एक्सक्लूसिव गेम्स की अब भी होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। वो अभी नहीं है, तो आज की डेट में उसको खरीदना इतना सही चीज नहीं रहेगा, अनलेस आपको पता है कि ये 4-5 गेम जो हैं या फिर कुछ और जो उसके बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की लिस्ट के जो गेम्स हैं वो आप खेलना चाहते हैं और आप पुराना कंसोल लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके पास बजट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन चीजों के लिए ठीक है वो। बट अदरवाइज यार वो थोड़े और एक्सक्लूसिव गेम्स होते तो और अच्छा होता है उसमें। तो Xbox सीरीज X जो है, इसमें गेमिंग करने से पहले मतलब समरी दे रहा हूं आपको कि एक चीज का ध्यान रखिए, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, तो एक्सपैंडेबल स्टोरेज का बजट बनाए रखिए पहले से, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि मल्टीप्लेयर के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसका भी ध्यान रखिए, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है वो। तीसरी बात है कि गेम्स फिर भी महंगे रहेंगे, आप फिजिकल डिस्क वर्जन खरीदने की कोशिश करेंगे तो भारत में काफी महंगे होते हैं। PlayStation 4 के जनरेशन में मैंने ये देखा है कि गेम लॉन्च होगा 4,000 में, ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसका दाम घट के काफी सारे अच्छे गेम्स आप देखेंगे 800, 900, 700, 500 और 1,000 रुपए, 1200, 1500 इस टाइप पे प्राइस में मिल जाते हैं। अभी Xbox में वो हो नहीं पाता है क्योंकि Xbox का यूजर बेस उतना बड़ा नहीं था Xbox One सीरीज में भारत में। PS4 के लिए बहुत सारे लोग थे, मतलब ज़्यादा यूजर बेस था उसका, और आप सेकेंड हैंड मार्केट में भी ढूंढेंगे तो फिर आपको सेकेंड हैंड PS4 के गेम्स काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन Xbox के उतने सस्ते नहीं मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग खेलते नहीं है, ज़्यादा लोग खरीदते नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा महंगा ही पड़ता है वो। तो गेम से भी काफ़ी खर्चा करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकदम पावरफुल लेटेस्ट जनरेशन कंसोल मिल जाए जिसमें बढ़िया बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हो, तो Xbox सीरीज X आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सीरीज S ऑनेस्टली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, अभी कम पावर है, कम स्टोरेज है, उसमें फिर साथ में आपको डिस्क ड्राइव भी नहीं दिया जा रहा है। इन तीनों कारणों की वजह से मैं रेकमेंड नहीं कर सकता इसे अनफॉर्चुनेटली। अगर उसमें डिस्क ड्राइव होता तो फिर भी मैं कहता चलो ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, लेकिन डिस्क ड्राइव भी नहीं है। तो आप यही सोच लीजिए ना, मतलब 15,000 रुपए में आपको मिलेगा डबल स्टोरेज, एक्स्ट्रा रैम,
और साथ में जो डिस्क ड्राइव है वो भी ऐड हो जाएगा। तो 15,000 के लिए मेरे हिसाब से तो ये तीनों चीज़ें वर्थ इट है। आपका कंसोल ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मतलब ऐसा क्या है ना कि Xbox Series X पे आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का खर्च इतना जल्दी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप आराम से रुक के मतलब ले सकते हैं। 1 TB फिर भी चल जाएगा, लेकिन 500 GB स्टोरेज वाले कंसोल में मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा गेम्स रख पाएंगे। आपको जल्दी लगेगा कि नहीं स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो इसी कारण से मैं सबको सीरीज एक्स की तरफ पुश करूंगा। अब फाइनल चीज़ यहाँ पे ये है कि Xbox Series X पे मैं कौन से गेम्स देखना चाहता हूँ। एक तो है कि Forza Horizon 4 आया था, उसके बाद में 5 नहीं आया, तो उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। रेसिंग गेम्स मुझे बहुत पसंद होते हैं। और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट के पास में Forza में ये Forza Motorsport सीरीज में भी गेम्स है। तो Forza Motorsport आई थिंक 7 लास्ट आया था वो, और उसका 8 वर्जन के लिए वेट कर रहा हूँ। अब इन दोनों में अंतर क्या है? Forza Horizon में आप मेरी तरह कैजुअल रेसिंग गेम प्रेफर करते हैं जिसमें कि रियलिस्टिक ड्राइविंग पे इतना फोकस नहीं है, लेकिन मजा करने में तो मतलब बेसिकली फन एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, अनरियलिस्टिक ड्राइविंग होती है, उस टाइप की गेम्स पसंद है तो Forza Horizon सीरीज आपके लिए है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एकदम रियलिस्टिक, लाइक रोड पे जिस तरह से गाड़ी चलती है उसी तरह चलाना है मुझे, और गियर शिफ्ट करना और फिर गाड़ी को सही टाइम पे ब्रेक करके सही अच्छे से टर्न करना, रेस ट्रैक पे किस तरह चलाते हैं, ये सारी चीजें आप मतलब सिमुलेशन में देखना चाहते हैं तो Forza Motorsport सीरीज आपके लिए। तो एक सिमुलेशन है यानी Forza Motorsport, और एक आर्केड रेसिंग गेम है यानी कि Forza Horizon। तो इन गेम्स का मैं बेसिकली इंतजार कर रहा हूँ कि Horizon कब आ जाएगा। Forza Horizon जब आता है उस टाइम पे मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा इस कंसोल में। लेकिन आज की डेट में मे बी नॉट सो मच, बिकॉज अभी के लिए क्या है ना, मैं इंतजार कर सकता हूँ कि Xbox पे अच्छा डिस्काउंट आ जाए और साथ में फिर नए गेम्स भी आ जाए, उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट बन जाए। उस टाइम पर मैं इस कंसोल के इकोसिस्टम में जंप करने के लिए तैयार रहूंगा। तो अभी के लिए Xbox के लिए डिस्कशन इतना ही। अब बढ़ते हैं आगे आपके सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल है अभिषेक पटेल जी का। इनका कहना है कि मुझे हेलो प्रणय सर, मुझे गेमिंग बहुत पसंद है। भगवान ने चाहा तो एक दिन खुद का गेमिंग कंसोल जरूर लूंगा। गेमिंग का असली मजा तो कंसोल में ही आता है। सर आपको पसंद है क्या कंसोल? अभिषेक जी 100% मुझे कंसोल पसंद है। लेकिन मैं एक ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, कंसोल खरीदने से पहले एक चीज़ सोचना चाहिए कि इस पे क्या वो गेम्स हैं जो आप खेलना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहला चीज़ वही सोचिए, कौन सा कंसोल लेना है या नहीं, ये सोचने से पहले गेम्स पे ध्यान दीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप हार्डवेयर कितना भी खरीद लीजिए, अगर गेम्स आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप खेल नहीं पा रहे हैं उसको, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो कोई पॉइंट नहीं है लेके, क्योंकि सीरियसली वो पैसा वेस्ट ही है। तो ये मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने gadgets360.com पे गेमिंग रिव्यू करना शुरू किया था कुछ सालों पहले। तो उस टाइम पर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था और तब से मेरे पास कंसोल पड़ा हुआ है PS4। तो मैंने बहुत सारे गेम्स खेले उस पर, और पर्सनली मुझे रोल प्लेइंग गेम्स बहुत पसंद आते हैं और एक्शन गेम्स काफ़ी पसंद आते हैं, और रेसिंग। तो PS4 पे रेसिंग के लिए इतने अच्छे कोई गेम्स नहीं है, इसीलिए Xbox पे मैंने Forza Horizon 3 खेला था और मज़ा आ गया था सच में, वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। PS4 पे मैंने जो गेम्स खेले उसमें मुझे जापानीज वाले गेम्स बहुत पसंद आते हैं एक्चुअली। तो उसमें एक मैं आपको बताऊंगा, Persona 5 नाम का एक गेम है। आप अगर आपने खेला नहीं है पहले तो सर्च कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया गेम है वो। उसमें मतलब बेसिकली आपका क्या होता है, एक स्कूल स्टूडेंट का रोल दिया जाता है आपको, और आप बेसिकली आप दिन में स्कूल स्टूडेंट होते हैं, आपको पढ़ाई करनी होती है, और रात के टाइम में क्या होता है कि आपको एक दूसरी दुनिया में लेके चले जाते हैं जहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनको आपको बेसिकली ख़त्म करना होता है। तो उस तरह से बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाई है उसमें। बहुत लंबा गेम है, आई थिंक 100 या 150 घंटे का गेम है, पूरा मैंने ख़त्म किया था। तो बहुत मज़ा आया था उसमें। और एक्शन में उसके अलावा याकुजा सीरीज़ के गेम्स होते हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो याकुजा अगर आपने खेला नहीं है डेफिनेटली देख लेना कि आपके लिए है या नहीं वो। याकुजा 0 मेरा फेवरेट गेम है। तो Persona 5, Yakuza 0, Forza Horizon, ये 3 मेरे को बहुत पसंद है कंसोल पे। उसके बाद में आजकल गेमिंग करने के लिए कंसोल पे इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं उतना खेल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मोस्ट रिसेंटली मैंने याकुजा के 2nd और 3rd गेम भी खत्म कर दिए थे। उसके बाद में फिर अभी बस मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि भैया अगला कोई अच्छा गेम आएगा न्यू जनरेशन में, तो मैं फिर उसके लिए कंसोल लूंगा। अभी फिलहाल जो मैं गेम खेल रहा हूँ वो पीसी पर खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एज ऑफ एम्पायर्स गेम बहुत पसंद है, तो वो वाला मैं अभी पीसी पे करंटली खेल रहा हूँ। लेकिन देखते हैं, अभी अक्टूबर नवंबर तक होपफुली अच्छे गेम्स और आ जाएंगे इन दोनों कंसोल्स पे, PS5 और Xbox Series X। तो होपफुली एक मैं ले लूंगा इस साल, देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे सुदीप सिंह तोमर जी का कहना है कि हेलो प्रणय भाई, टेक आपकी जुबान में एपिसोड का मैं हर संडे से वेट करने लग जाता हूँ, एक्साइटेड भी रहता हूँ। Gadgets360 के सारे वीडियो अच्छे बनाते हो, पर कम्युनिटी पोस्ट कब करते हैं ये बता दीजिए। ठीक है, तो कम्युनिटी पोस्ट यूजुअली आता है ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में। होता ये है ना कि हर हफ्ते हम थोड़ा इंतजार करते हैं कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाए हमको, इसीलिए कभी कभी हम थर्सडे तक वेट कर लेते हैं। अगर मंडे ट्यूसडे में पता चल जाता है कि हाँ चलो ये अच्छा इस हफ्ते के लिए टॉपिक हो सकता है, तो हम उसी टाइम सेट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, न्यूज़ साइकिल इस तरह चलता है कि वेडनेसडे या थर्सडे को अच्छी न्यूज़ आती है जिसके बारे में डिस्कशन करने में मजा आता है, तो इसीलिए हम वेट करते हैं। लेकिन ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में 100% पोस्ट आ ही जाएगा, तो यही टाइमिंग है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट एपिसोड में मैंने क्वेश्चन पूछा था पर मुझसे बाय मिस्टेक कमेंट डिलीट हो गया और मेरा क्वेश्चन एपिसोड में नहीं आया, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं देख लेता क्वेश्चन तो ज़रूर उसका जवाब देता। एनीवे, इनका कहना है कि मैं पहले गेम खेलता था और उनके प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज था पर अब इंटरेस्ट नहीं है, तो अब क्या अपडेट्स हुए हैं पता नहीं, इसीलिए इस टॉपिक पर मेरा क्वेश्चन नहीं है, सॉरी पढ़ने भाई। कोई बात नहीं सुदीप जी, देखिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरा सवाल भी पूछ सकते हैं जो आपने पूछा है, उस पर हम अभी जाएंगे। तो इनका क्वेश्चन ये है कि Realme 7 6GB 64GB ये वाला लिया था इन्होंने और अंडर 15,000 सारे रिव्यू वीडियो गाड़ीज 360 के साइट पर भी देखा, फिर Realme 7 लिया। क्या मैंने अच्छा मोबाइल लिया है या कोई और भी ऑप्शन हो सकता था? OnePlus नॉर्ड लेने का मन है लेकिन OnePlus में कोई अपकमिंग मोबाइल लॉन्च आने वाला है कि नहीं? पर सच बता तो उस टाइम बहुत मिस किया मैंने। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ कि आप कोई सोशल मीडिया आईडी या नंबर दे दीजिए जिससे मैं लाइव बात कर सकूँ। देखिए सुदीप जी, ऑनेस्टली लाइव बात यानी जो चैट करना चाहते हैं आप, उस टाइप का चैट तो मेरे से हो नहीं पाएगा बिकॉज मेरे पास टाइम उतना है नहीं कि सबसे उस टाइप पे मतलब एकदम लाइव रिप्लाई कर सकूं। लेकिन मेरा ट्विटर पे आईडी है @PRAWNAY, तो वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मतलब रिप्लाई कर दीजिए, टैग कर दीजिए मुझे, कुछ अगर सवाल है तो मेरे जितना हो सके मुझसे मैं उतना जवाब आपको दे दूंगा। दूसरी चीज़ जो आपने कही, Realme 7 आपने लिया, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, प्लीज़ चिंता मत कीजिए। OnePlus नॉर्ड भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अपडेट अभी OnePlus नॉर्ड का इमीडिएटली नहीं आएगा, अभी सबसे पहले मेरे ख्याल से OnePlus 9 और 9 Pro ये लॉन्च होंगे कुछ महीनों में और उसके बाद में शायद फिर वो नॉर्ड की कोई नेक्स्ट वर्जन लेके आए। लेकिन इमीडिएटली अभी नॉर्ड का अपडेट तो नहीं आने वाला है, कम से कम 6 महीने लगेंगे मेरे ख्याल से, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं आगे क्या करती है OnePlus कंपनी। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोनीश जय भाई जी का कहना है कि Poco M2 Pro 10,999, Narzo 20 Pro 12,999, इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? देखिए ऑनेस्टली मोनीश जी, Poco M2 Pro 10,999 है, बहुत ही बढ़िया डील है। अगर आप अपना बजट एक्सचेंज कर सकते हैं तो Narzo 20 Pro भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली Narzo 20 Pro गेमिंग ओरिएंटेड लोगों के लिए ज़्यादा है। तो आप मुझे बता दीजिए आपकी प्रेफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा चाहिए या फिर आप कैमराज वगैरह में इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से हम रिकमेंडेशन दे देंगे। तो अगर आप परफॉर्मेंस के में इंटरेस्टेड हैं काफ़ी और आपको मतलब बेसिकली स्पैमी नोटिफिकेशंस जो एड्स वगैरह आते हैं फ़ोन में उससे प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो Narzo 20 Pro आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन ऑलराउंडर दोनों में से मैं कहूँगा Poco M2 Pro है। 10,999 बहुत ही अच्छी डील है, प्लीज़ उस पर मतलब आप गलती तो नहीं करेंगे, आप ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। थोड़े ज़्यादा स्पैमी नोटिफिकेशन विज्ञापन वगैरह आते हैं लेकिन हमारे चैनल पे वीडियोस तो बने हुए हैं, आप उसको देख के निकाल सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणवीर मांडलेकर जी का कहना है कि सर 40,000 रुपए में बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है? देखिए सिर्फ और सिर्फ कैमरा अगर आपका प्रेफरेंस है, Pixel 4 है, बहुत अच्छा डिवाइस है, वो 40 से काफ़ी कम में मिलेगा, आपको 30,000 के आसपास मिलेगा, वही वाला लीजिए। आई डोंट थिंक उसके अलावा और कोई रिकमेंडेशन दी भी जा सकती है यहाँ पे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे परफॉर्मेंस भी चाहिए और मतलब कैमरा भी चाहिए तो रिकमेंडेशन चेंज हो जाएगी, बिकॉज उस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे विकल्प हैं। एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जो है इस प्राइस रेंज में ना थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, बिकॉज अभी हो क्या रहा है देखिए, स्नैपड्रैगन 888 लॉन्च हो चुका है, मतलब इंडिया में आया नहीं अभी किसी फ़ोन में लेकिन लॉन्च हो चुका है। तो उससे क्या होगा कि अभी पहले स्नैपड्रैगन 888 आएगा कुछ फ्लैगशिप फोन्स में, उसके बाद में कुछ सस्ते फ्लैगशिप फोन्स में भी आ जाएगा वो, तो 3-4 महीने बाद में आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा यहाँ पे और अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस भी। लेकिन आज की डेट में Pixel 4 बेस्ट रिकमेंडेशन है आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विभाकर मित्तल जी का कहना है कि लॉजिटेक टच फोलियो कीबोर्ड मेरे iPad Air 4 के लिए इंडिया में कब मिलेगा? मिलता है कि नहीं ये बता दीजिए मुझे, और कब अवेलेबल होगा ये भी बताइए, और iPad Air 4 के लिए कुछ ट्रिक्स बताइए, और आईफोन में दिवाली में कौन सा लूँ ये भी बता दीजिए। iPhone 11 चाहिए या iPhone 12 मिनी? काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। सबसे पहले ये जो लॉजिटेक का टच फोलियो कीबोर्ड है ना, ये वाला मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है और ये कब आएगा कब नहीं आएगा मुझे पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। iPad Air 4 जो है डिवाइस बहुत बढ़िया है, उसके लिए पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, मैं 100% रेकमेंड करूँगा कि अगर एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड ले सकते हैं तो वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, 13,000 रुपीज़ कीबोर्ड कवर पे खर्च करना ना अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली एक्सपीरियंस उसका जो स्मूथ सिंगल पैकेज हो जाता है ना एक बार फोल्ड करने के बाद में, उससे अच्छा कोई नहीं मिलता है। अब अनफॉर्चुनेटली लॉजिटेक वाले कीबोर्ड के बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा बिकॉज पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया है वो वाला, सो सॉरी अबाउट दैट, रियली माफ़ी चाहता हूँ। आपने दूसरे जो सवाल पूछे हैं यहाँ पे कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है iPad Air 4 के लिए, देखिए
एप्पल पेंसिल है आपके पास में? अगर एप्पल पेंसिल है तो उसमें आप स्क्रिबल करके चीज़ें लिख सकते हैं। तो बेसिकली समझ लीजिए कि जो आप हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी फॉन्ट में। तो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ OCR। तो वो एक ट्रिक है उसका। आप एप्पल के साइट पे गूगल कर लीजिए या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए कि स्क्रिबल से किस तरह से नोट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है टेक्स्ट में। बहुत अच्छा इनपुट्स है उसमें। तो एप्पल पेंसिल के सारे जितने फीचर्स हैं, नंबर 1 सबसे अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आईपैड पे पर्सनली मैं स्प्लिट स्क्रीन का बहुत यूज़ करता हूँ। तो वो एक और चीज़ है कि कोई भी ऐप अगर आप चला रहे हैं तो एक ही ऐप के 2 विंडोज़ भी आप खोल सकते हैं। तो जैसे मैंने एक अपना सफारी ब्राउज़र यूज़ करता हूँ मैं, तो सफारी में मैंने समझ लीजिए कि हमारी साइट खोल रखी है gadgets360.com, और उसके ही बगल में लेफ्ट साइड में यूट्यूब ऐप में हम अपना वीडियो वगैरह देख रहे हैं, इस टाइप का कुछ चेंज करना है। तो उस तरह की मल्टीटास्किंग मैं बहुत करता हूँ, वो भी है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है कि नहीं। सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 2 मेन चीज़ें जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। बट आई एम प्रीटी श्योर और भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स के निकलेंगे, जो थोड़ा हम इन डेप्थ रिसर्च करके आपके लिए वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। फाइनल सवाल आपका कि iPhone 11 या 12 मिनी में से कौन सा लेना चाहिए दिवाली में? देखिए, उस टाइम पे जो नए फोन्स की नई प्राइसिंग आएगी उसके हिसाब से बहुत चीज़ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि दिवाली में मैं कौन सा लूँ, बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, ये है कि 12 मिनी में OLED डिस्प्ले आपको मिलेगा, दैट्स द मेन एडवांटेज, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर और लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर, ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन उसकी बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप 11 के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, बैटरी लाइफ में डेफिनेटली 12 मिनी पीछे रह जाएगा। अदरवाइज कैमरा, प्रोसेसर, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, हर चीज़ में वो सुपीरियर है iPhone 11 के मुकाबले। iPhone 11 सिर्फ उनको लेना चाहिए जो जिनका बजट उतना हाई नहीं हो सकता है। तो आई होप कि दिवाली के टाइम तक iPhone 11 40,000 के आसपास मिलने लग जाए। तो अगर उस प्राइस में मिल रहा है आपको और आपके बजट में iPhone 12 मिनी नहीं है तो ऑब्वियसली iPhone 11 इज द आंसर। अदरवाइज इफ यू कैन लिव विद, वो बैटरी लाइफ जो थोड़ी बहुत कम हो जाती है उसमें आप उससे सहमत हैं, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो 12 मिनी इज डेफिनेटली अ सुपीरियर चॉइस हर मामले में, अदर देन बैटरी लाइफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सागर भिंडी जी ने पूछा है कि बोट रॉकर्स 400 हेडफोन का रिव्यू क्या आप कर सकते हैं और ये खरीदना चाहिए कि नहीं, या JBL ट्यून 500 खरीदे। और लास्ट क्वेश्चन है कि आप डेल का कौन सा मॉडल है और क्या मेरे लिए सही ऑप्शन रहेगा। सागर जी, आपका बजट बता दीजिए जो डेल का हम रेकमेंड कर पाएंगे, बिकॉज कंपनी तो बहुत अच्छे लैपटॉप बनाती है, लेकिन विदाउट नोइंग बजट मैं आपको कैसे बताऊं कि कौन सा आप ले सकते हैं। दूसरा भी, अनफॉर्चुनेटली जो आपने जो 2 हेडफोन्स मेंशन किए हैं वो वाले रिव्यू हमने किए नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं हम मंगाने की कि मतलब रिव्यू के लिए आ जाए, फिर आपको रिकमेंडेशन दे पाएँ। आज की डेट में अभी इमीडिएटली इन दोनों के मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे नहीं पाऊंगा। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स इतने यूज़ नहीं करते हैं, तो जो रिव्यू नहीं किया उसके बारे में हम रिकमेंडेशन भी नहीं दे पाएंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले हफ्ते आप प्लीज़ आइए, आप मेरे को बजट बताइए अपना डेल के लैपटॉप के लिए, तो मैं आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तरुण सागर जी का कहना है कि प्रणय भाई, मुझे मोबाइल और लैपटॉप में गेम्स खेलना अच्छा नहीं लगता, मैं आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करता हूँ, ऑनलाइन सिर्फ मैं चेस खेलता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो मतलब आप स्पोर्ट्स पर्सन है और चेस भी बहुत ही बढ़िया गेम है, तो उसमें मतलब कोई ऐसे शर्माने वाली बात तो नहीं है। डेफिनेटली यू शुड बी प्राउड कि हाँ, चेस काफ़ी अच्छा गेम है, मैं खेलता हूँ। चलिए, अब जिन प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब एपिसोड आएगा तो आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जी बिल्कुल सही है। किंडल एपिसोड में आपने एक सवाल पूछा था, उस समय उसका जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, अभी पूछ रहे हैं तो बताइए। आपने सही कहा था कि ट्रैवल बैग में जितना हल्का होगा सफ़र उतना ही आसान रहता है। मेरे पास फिलहाल कोई किंडल नहीं है, लेकिन जब भी मैं सफ़र में निकलता हूँ अपने साथ एक बुक ज़रूर रखता हूँ। जी तरुण जी, आपका पॉइंट सही है। अभी जो किंडल वाला हमारा टेक आपकी ज़ुबान में का एपिसोड बना था उसमें मेरा पॉइंट ही था कि कभी कभी सफ़र थोड़ा लंबा हो जाता है। एक सफ़र में मतलब आप ऐसा हो जाता है काफ़ी बार कि एक बुक ख़त्म हो गई, फिर अगली बुक क्या पढ़ें, ऐसे हम सोचने लग जाते हैं। तो कुछ लोग 2-3 बुक्स लेके जाते हैं, फिर बैग बहुत भारी हो जाता है। और इस सब चीज़ में क्या है ना, किंडल रहेगा तो आप बुक खत्म करके पढ़ते ही रह सकते हैं। मतलब सफ़र करते टाइम में मैं नॉर्मली तो पढ़ता नहीं हूँ इतना, लेकिन ट्रेन वगैरह में अगर कहीं चले गए, अभी काफ़ी दिन से गए नहीं है, आप तो जानते हैं हालात उसकी वजह से, लेकिन ट्रेन की जर्नी जब भी शुरू होगी अच्छी, फिर से लंबी मतलब करने की सेफ्टी भी रहेगी वगैरह, तब उस टाइम पे डेफिनेटली मतलब इस टाइप का डिवाइस हाथ में रहेगा तो बुक्स नॉन स्टॉप पढ़ते रहते हैं। 3-3, 4-4 घंटे ऐसे बिना रुके हम किंडल पे आराम से बुक्स पढ़ लेते हैं। सिमिलरली पेपर बुक भी हाथ में रहेगी तो भी पढ़ने में मज़ा आता है। बस ये है कि मतलब कभी कभी क्या है कि लाइट वगैरह अगर बंद हो जाती है तो रात के समय पेपर बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप थोड़े एकदम सेकेंड एसी जैसे कंपार्टमेंट में चले जाएंगे ट्रेन में, तो फिर अलग से लाइट मिलती है, रीडिंग लाइट भी, लेकिन सबके लिए वो अवेलेबल नहीं होती है। तो पेपर बुक और किंडल में इतना ही अंतर है बेसिकली
ये एक तो ट्रैवल में कंफर्ट होती है, बैकलाइट मिलती है आपको, बट अदरवाइज वो जो टैंजिबल फील आती है ना अच्छी एकदम हाथ में किताब लेके पढ़ने वाली, वो तो किंडल आपको कभी नहीं दे सकती। अच्छा लगा आपने इतने मतलब याद किया हमारे पुराने एपिसोड को, वो काफ़ी मतलब मेरे फेवरेट एपिसोड में से एक है। उसमें ऐसे थोड़ा अनयूजुअल टॉपिक के बारे में बात करने का मौका मिला था और आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे थे उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी महेश कुमार जी का कहना है कि नमस्ते सर, आप कैसे हो। मेरा सवाल यह है कि फौजी गेम पबजी को टक्कर दे पाएगा क्या, और पबजी मल्टीप्लेयर जैसा फीचर मिलेंगे क्या हमें इसमें। महेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सही हैं, होपफुली आप भी एकदम खुशहाल रहेंगे। अभी सेफ रहिए इस माहौल में, थोड़ी मुश्किल माहौल है सबके लिए। अब आपका सवाल पबजी फौजी, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों गेम्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से फौजी गेम वालों ने उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कोशिश किया है कि हम एक नया गेम बनाएंगे इस तरह से, इंडियन स्टोरी लाइन रखते हुए, इंडियन कैरेक्टर्स रखते हुए, और बेसिकली इंडिया के सोल्जर्स जो बॉर्डर में फेस करते हैं उसको दिखाने के लिए। ठीक है, उन्होंने गलती यहाँ पे ये की है कि उनके गेम का नाम उन्होंने इस तरह से रख दिया FAUG कि काफ़ी लोगों को पबजी की याद आती है। तो उससे क्या होता है कि गेम खेलने से पहले ही दिमाग में एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि ये गेम पबजी जैसा हो सकता है। तो उन्होंने अगर कुछ और नाम चुन लिया होता उसका, या फिर अपने गेम का नाम मतलब जो स्पेलिंग है FAUJI रख देते, फौजी जो नॉर्मल अपना शब्द होता है हिंदी में, तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उन्होंने मार्केटिंग में ये गलती जो की है, गेम को क्या है ना, अभी फौजी फौजी लोग सोचते हैं कि पबजी फौजी राइमिंग कर रहा है, सिमिलर लग रहा है, तो फिर इसीलिए सेम टाइप का गेम होगा, अच्छा होगा, इस तरह से वायरल तो हो गया गेम। लेकिन जो अभी मिला है आपको वो एक ही चैप्टर मिला है गेम का, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है और गेम प्ले भी थोड़ा रेपिटेटिव है। तो ये सब क्या है ना, थोड़ा से बीटा वर्जन टाइप की फील आ रही है। फुल गेम अभी तक आया नहीं है, डेमो वर्जन या बीटा वर्जन कह सकते हैं उसको, वही रिलीज हुआ है अभी। तो फुल गेम में कंपनी ने प्रॉमिस तो किया है कि बाद में मल्टीप्लेयर लाएंगे और पबजी जैसा बैटल रॉयल मोड भी लेके आएंगे। वो अब वो आएंगे कि नहीं ये मैं आपको दावे के साथ तो कह नहीं सकता, लेकिन कंपनी ने ज़रूर प्रॉमिस किया है। क्या वो टक्कर दे पाएगा या नहीं, आज की डेट में डेफिनेटली पबजी को टक्कर नहीं दे सकता फौजी। सिर्फ टक्कर देने वाली बात इसीलिए है क्योंकि एक गेम बैंड है भारत में, दूसरा गेम भारत में बैंड नहीं है, इसीलिए मतलब वो ऑब्वियसली कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर दोनों गेम आमने सामने भी होते तो आज की डेट में फौजी का गेम जो है वो बेसिकली पूरी तरह से आया भी नहीं है। अब जब 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर जब पूरा उनका गेम के सारे मल्टीप्लेयर मोड्स वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद में कंपटीशन देता है नहीं, फिर हम वापस डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की डेट में बोलना बहुत मुश्किल है। एक गेम अभी जस्ट आया है, अगर आप उसको इंडिपेंडेंट गेम की तरह ट्रीट करोगे कि फौजी अपना अलग सा गेम है, नया भारतीय गेम है, इसमें भारतीय स्टोरी लाइन है, हमें खेलना चाहिए, देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तो वही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसे पबजी से कंपेयर करने लगोगे आप हमेशा निराश होगे, क्योंकि क्या है ना, एक गेम बहुत सालों से है, पूरी तरह से पॉलिश हो चुका है और उसमें भी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो सिर्फ गेम को फ्रेश रखने के लिए लाए जा रहे हैं। जो बेस गेम प्ले जो है पबजी का पूरी तरह से पॉलिश्ड है, ठीक है। लेकिन फौजी अभी भी मार्केट में आया है, तो उसे इमीडिएटली उस पॉलिश्ड गेम से कंपेयर करना मुझे नहीं लगता सही रहेगा। लेकिन आप इंतजार करते रहिए, 6-8 महीने में फिर जब मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल आ जाएगा उसके बाद में हम कंपेयर कर पाएंगे उसे, ठीक है। तो होपफुली आपको जवाब अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है इस बारे में। सवाल आया है अयास खान जी का, जिनका कहना है कि दोनों अपनी जगह के माहिर खिलाड़ी हैं, पर अगर बात आई चूज करने की तो मैं डेफिनेटली PS5 को चूज करूंगा अपने नेक्स्ट गेमिंग कंसोल के लिए। अयास जी, आपकी राय सुन के अच्छा लगा। कुछ लोगों के लिए Xbox सही है, कुछ लोगों के लिए PS5 सही है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप गेम्स देख लीजिए, जिस पे आपके गेम्स है वही आपका फेवरेट कंसोल होना चाहिए। कंसोल में कितने हार्डवेयर फीचर्स वगैरह हो, अल्टीमेटली आपके पसंदीदा गेम्स नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है लेकर उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राकेश चौधरी जी, जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, गेमिंग के लिए फिलहाल तो मुझे टाइम नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर एपिसोड में मेरे सवाल का जवाब देते हो। आपको ऐसे ही ऊर्जा और क्षमता मिलती रहे, यही दुआ है हमारी। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे रेगुलर व्यूअर के कारण ही हमारा चैनल चलते रहता है, तो प्लीज़ अगले हफ्ते भी आइए, सवाल पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास में जब टॉपिक के बारे में कोई इमीडिएटली सवाल नहीं होता तो भी आप एक कॉमेंट कर ही देते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमारा इंटरेक्शन होते रहता है, इसी से टेक आपकी जुबान में ये शो चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। होपफुली इसी तरह हमारी बातें चलती रहे और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। रोशन चौधरी जी का कहना है कि प्रणय भाई नमस्कार, मुझे लगता है कि गेमिंग करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। गेमिंग तभी करना चाहिए जब आपके पास गेमिंग के अलावा कोई विकल्प ना हो। ठीक है, इन्होंने सवाल भी पूछे हैं दो, तो उसके पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो रोशन जी, देखिए, मैं आपकी राय से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। अब ये आपकी राय है कि गेमिंग करना अच्छा है, नहीं है, मतलब आपको पसंद नहीं है, नहीं करेंगे, ठीक है।
नो प्रॉब्लम, कंप्लीटली सही पॉइंट है, गेमिंग नहीं करना चाहिए आप मानते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरह से कहना कि गेमिंग करना मूर्खतापूर्ण है या फिर कोई और विकल्प नहीं है तो ही गेमिंग करना चाहिए, ये सही बात नहीं है। देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग हॉबीज होते हैं। अब आप शायद स्मार्टफोन यूज़ करना पसंद करते होंगे, उसमें मूवीज़ देखते होंगे या फिर बुक्स पढ़ते होंगे या कोई और काम करते होंगे उस पर, या फिर आपके इंटरेस्ट में होगा कि चलो आप बाहर जाके खेल खेलते होंगे, कहीं पे क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, कुछ भी खेलते होंगे, या फिर आपके होंगे कि बाहर जाके मूवीज़ देखेंगे, कुछ करेंगे, तो वो आपकी ऐसी हॉबी है, उसको मूर्खतापूर्ण कहना गलत होगा। उसी तरह से गेमिंग को भी मूर्खतापूर्ण कहना गलत होगा। तो यहाँ पर पॉइंट यही है बस कि अगर कोई गेमिंग करना चाह रहा है, किसी को पसंद है, करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। मतलब अगर उससे मतलब आपको कोई नुकसान हो रहा है पर्सनली तो बात अलग है ना। अगर लोग अपना टाइम कैसे बिता रहे हैं वो उनको बोलना मतलब कभी भी ऐसे सही नहीं रहता है। अगर ऐसा हो रहा है कि चलो आप जानते हैं किसी को, आपके कोई छोटा भाई वगैरह है जो पढ़ाई की जगह गेमिंग कर रहा है, पढ़ाई पर नुकसान हो रहा है, तो गेमिंग करना थोड़ा गलत हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर कोई चाह रहा है गेमिंग करना, जिसको पसंद आ रहा है, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो अपनी हॉबी होती है सबकी, अलग अलग जिसकी टेस्ट होती है उसके हिसाब से सब काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कोई गलती वाली बात है या फिर कोई विकल्प ना हो इसीलिए करना है ऐसा वगैरह। ये मतलब ऐसे एज अ पर्सनल ओपिनियन इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसे देख के अपना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपका पहला सवाल ये है कि बेसिक उपयोग के लिए कोई ये iPad 8 जनरेशन लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो 4 साल तक क्या चल पाएगा? और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके विचार में 32 और 128 GB में से कौन सा लेना चाहिए? दूसरा, आप किस राज्य से हो? निजी प्रश्न पूछने के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। रोशन जी देखिए, ये इतना भी निजी नहीं है कि मैं छोड़ दूँ। मैं जो है महाराष्ट्र राज्य से हूँ, मुंबई से मैं ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। काफ़ी मतलब मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ था, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो आई एम फ्रॉम मुंबई और महाराष्ट्र राज्य से हूँ मैं। ठीक है, अगला सवाल जो आपका था, जो मेन सवाल था इस शो के लिए, iPad 8 जनरेशन 4 साल तक चलेगा कि नहीं? पक्का चलेगा अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे तो। एक तो है कि मेंटेन करना मतलब क्या होता है, तोड़िए मत। ठीक है, केस खरीद लीजिए उसके लिए, पहले दिन से ही अच्छे कवर में रहेगा, डिवाइस एकदम मिंट कंडीशन में रहेगा पूरा, उसको कोई कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, आपके यूज़ केस के बेसिस पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि 32 लेना है, 128 लेना है। ठीक है, क्या आप सारी चीज़ें ऑनलाइन स्ट्रीम कर लेते हैं, डिवाइस पर ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं करते हैं, क्या आप गेमिंग करते हैं नहीं करते हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर iPad पे ऐसे बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, बहुत मतलब हैवी प्रीमियम टाइप के गेम्स भी आते हैं 5, 6, 8, 10 GB के लिए साइज़ वाले, तो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं उस पर, ये सारे गेम्स आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो फिर 128 GB। ठीक है, अगर आप उनमें से हैं जो म्यूज़िक वगैरह लोकली स्टोर करते हैं, यानी आप बहुत सारे गाने डाउनलोड करके iPad पे स्टोर करेंगे, फिर आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, इन सारे ऐप्स में डाउनलोडेड वीडियोस बहुत देखते हैं, आपके पास में खुद का वीडियो कलेक्शन है जो आप VLC जैसे ऐप में डाउनलोड करके iPad पे देखना चाहेंगे तो 128 GB। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं म्यूजिक स्ट्रीम कर लूँगा, मूवी स्ट्रीम कर लूँगा, ऐप्स ज़्यादा रखूँगा नहीं अपने iPad पे, बेसिक ब्राउजिंग वगैरह ही करनी है मुझे, तो फिर 32 GB आप ले सकते हैं। ठीक है, iPad में स्टोरेज एक्सपैंड नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप शुरू में ही 128 ले लें। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी तो 32 थोड़ा ज़्यादा ही कम हो जाता है। पर्सनली मैं वो वाला रेकमेंड नहीं करूँगा, अनलेस आप एकदम श्योर हैं कि 32 के ऊपर आप कभी जा ही नहीं सकते, तो ही वही वाला लीजिए। मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 128 ही सही लगता है। पर्सनली मैं हमेशा 128 ही लूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय बताइए कि आपने कौन सा डिसाइड किया, वो अच्छा लगेगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी परीक्षित चिप जी का कहना है कि प्रणय भाई, अगर बात गेमिंग की है तो क्या सीरीज एक्स के बजट में तो मैं गेमिंग पीसी बिल्ड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अंडर 35,000 iPad ठीक रहेगा या गैलेक्सी S6 लाइट? ओके, चल पहले दूसरा वाला चीज़ ले लेते हैं। एंड्रॉयड की दुनिया में मैं टैबलेट नहीं रेकमेंड करूँगा, आप iPad ही लीजिए। क्योंकि एंड्रॉयड टैबलेट्स में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सारे ऐप्स ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं टैबलेट के लिए। फ़ोन के ऐप्स होते हैं जो थोड़े स्ट्रेच लगते हैं, उसमें अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होता है। उसमें iPad पे एक्टिवली डेवलपमेंट हो रही है, इतने सारे अच्छे ऐप्स है उसमें, इकोसिस्टम बहुत ही बढ़िया है। गेमिंग वगैरह करना है तो भी वही ज़्यादा अच्छा है। प्रीमियम गेम्स बहुत सारे अच्छे उपलब्ध हैं उसमें। एप्पल आर्केड जैसे सब्सक्रिप्शन सर्विस के बाद में आप देख लीजिए, इतने अच्छे गेम्स आ चुके हैं iPad पे और ज़्यादा, जो आप सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन मंथली फ़ी के लिए ले सकते हैं। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है एप्पल आर्केड, 100 रुपये महीने का है वो। तो आपका ये सवाल के मतलब आई एम 100% लीनिंग टुवर्ड्स iPad, अनलेस आपको कुछ स्पेसिफिक एंड्रॉयड एक्सक्लूसिव ऐप्स ही यूज़ करने हैं उसमें। 99% टाइम मैं आपको iPad ही रेकमेंड करूँगा। ठीक है, दूसरा आपका था कि गेमिंग पीसी वर्सेस Xbox सीरीज एक्स। देखिए, क्या गेमिंग पीसी में 50,000 रुपीज़ में जो आपको गेम्स चलाने हैं सारे चल जाएंगे, सारे अवेलेबल हैं? अगर इन दोनों सवाल का जवाब हाँ है तो आप गेमिंग पीसी लीजिए।
अगर आप कह रहे हैं कि नहीं अवेलेबल हैं, एक्सक्लूसिव गेम्स कुछ हैं जो मुझे खेलने हैं, तो एक्सबॉक्स, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, कि आप एंथुसियास्ट होंगे, टेक के एंथुसियास्ट एकदम, कि आप अपने अच्छे से कंपोनेंट्स मंगा के 50,000 में सारा अच्छा गेमिंग पीसी बनवा लेंगे। लेकिन काफ़ी लोगों को इतने मतलब हेडेक की मतलब ज़रूरत ही नहीं होती है। वो सोचते हैं कि नहीं यार कौन कॉन्फ़िगर कराएगा, ये सब छोड़ो, उससे अच्छा एक सिंगल पैकेज में एक्सबॉक्स आ रहा है वैसे का वैसा हम ले लेते हैं, उसमें अलग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी काफ़ी लोग ऐसे जगह पे रहते हैं, बहुत कम जगह होती है घर में। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो इतनी कम जगह होती है यहाँ पे, फ्लैट्स में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं सबके। तो इस टाइप के जगह पे पीसी लेने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है कि क्या मेरे घर में पीसी फिट होगा, इतना बड़ा कैबिनेट, मॉनिटर, डेस्क वगैरह रखने की जगह है क्या, और नहीं है तो फिर टीवी तो हमेशा रहता है, सबके घर में होता है। टीवी के सामने हम कंसोल रख देंगे, खेल लेंगे आराम से बैठ के वहाँ पे। तो वो एक एकदम सिंपल सा डिसीजन होता है कि स्पेस है वो नहीं है, वो भी देखना पड़ता है। तो आपके सवाल का जवाब मैं आपको दे नहीं सकता, आप मुझे आपकी सर्कमस्टेंसेस कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बट अल्टीमेटली स्पेस, कौन से गेम्स हैं, और आप कितने मतलब उस पर कितने एंथुसियास्टिक हो कि पीसी कॉन्फ़िगर करके आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है पीसी बिल्ड करके रेडी करना वगैरह। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि नहीं यार ये कौन करेगा, ये सब छोड़ो, एक सिंगल कंसोल आ रहा है वही ले लेते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आप इन दोनों में से कौन सा चुनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर सवाल आया है हमारे पास में कृष्णकांत कुमार जी का, जिनका कहना है कि नोकिया 8.1 में सिक्योरिटी अपडेट लॉन्चिंग डेट से मिलता है या मैन्युफैक्चरिंग डेट से, या अपडेट 3 साल के लिए मिलता है। मैं परचेस करने की सोच रहा हूँ, कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज़। कृष्णकांत जी, पहले तो नोकिया 8.1 अभी थोड़ा पुराना हो चुका है, तो आप एक बार सोच लीजिए कि आपको लेना है या नहीं। अगर आप 100% श्योर है कि यही वाला फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, तो फिर देखिए उसमें सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं जहाँ तक मुझे पता है ऑन टाइम मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्जन अपग्रेड है एंड्रॉयड का वो कभी थोड़ा डिले हो सकता है, इतना ही है। दूसरा, जो 3 साल का आप पूछ रहे हैं ना, 3 इयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह, वो जहाँ तक मुझे पता है वो फ़ोन के लॉन्च डेट के हिसाब से होता है। आई डोंट थिंक वो मतलब फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से होता है। मैं इस बारे में थोड़ा गलत हो सकता हूँ, अगर गलत हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मैं बहुत पहले पढ़ा था, मुझे याद है ये, जब फ़ोन लॉन्च होता है, फ़ोन मार्केट में है, उस टाइम से होता है आई थिंक वो 3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट या जो भी है। क्योंकि फ़ोन की लॉन्च साइकिल भी चेंज होती रहती है ना, तो 2 साल बाद नया जब फ़ोन आएगा और आप उस टाइम पे नोकिया 8.1 खरीदेंगे तो और 3 साल तक वो सॉफ्टवेयर अपडेट आपको अकेले होगा कैसे देंगे, यही लॉजिक था उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सौरभ कुमार जी का कहना है कि प्रणय सर iPad 8 Gen वाईफाई वाला लें या वाईफाई प्लस सेलुलर वाला लें, या iPad 9 के लिए रुकना चाहिए। देखिए अगर आपको इमीडिएटली चाहिए iPad, आप 8 जनरेशन ले सकते हैं। iPad 9 के लिए रुकने में कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छा अपडेट आया था 8 जनरेशन का। अभी ही अगर आपको अभी इमीडिएटली नहीं चाहिए, आप वेट कर सकते हैं 6-8 महीने और देख सकते हैं। लेकिन अभी चाहिए तो 8 Gen ले लीजिए, वेट करने में कोई मतलब नहीं, अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा, देखिए पर्सनली मैं वाईफाई वाला वर्जन प्रेफर करता हूँ मोस्टली, क्योंकि iPad मेरा ऐसा डिवाइस है जो या तो मैं घर में यूज़ करूँगा, नहीं तो फिर अगर ट्रैवल भी करना है तो सब कुछ घर से डाउनलोड करके मैं लेके चले जाता हूँ। ऑन द गो डाउनलोडिंग के लिए ना iPad में सेलुलर वर्जन का तब फायदा है जब ऑन द गो आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या डाउनलोडिंग करना चाहते हैं और आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे फ़ोन का हॉटस्पॉट काफ़ी नहीं होगा उसके लिए। तो देख लीजिए आपके यूज़ केस के हिसाब से पूरा डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग जो है, जो मेरे सर्कल में, वो सब वाईफाई वाला ही iPad लेते हैं। सेलुलर iPad का सिर्फ तभी फ़ायदा है जब आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे घर पे वाईफाई नेटवर्क नहीं है, मैं सिम कार्ड इसमें परमानेंटली रखना चाहता हूँ, या फिर जहाँ पर भी मैं iPad को लेके जाऊँगा वहाँ पर मैं हॉटस्पॉट यूज़ नहीं करना चाहता, तो आप सेलुलर ले सकते हैं। प्राइस का बहुत बड़ा अंतर है उसमें, मतलब आई थिंक 5-6 हज़ार का कुछ अंतर था लास्ट मैंने जब चेक किया था, जितना मुझे याद है वो। तो उस प्राइस अंतर के कारण थोड़ा सा सोचना ही पड़ता है कि हम एक्स्ट्रा खर्च करें या नहीं। पर आप देख लीजिए, अगर आपके यहाँ पे सेलुलर नेटवर्क सबसे बेस्ट आता है, वाईफाई इतना अच्छा नहीं है, तो आपके लिए सेलुलर सही रहेगा, ठीक है। ये वाला सवाल हमारे पास में आया है श्रेय कौशिक जी का। इनका कहना है कि हेलो प्रणय सर, एक समस्या का हल कर दीजिए। iPhone 6 अपग्रेड करना चाहता हूँ, iPhone SE अच्छा विकल्प रहेगा या थोड़ा वेट करूँ iPhone 11 के प्राइस ड्रॉप का? कोई विकल्प है iPhone 6 में गूगल पे और अन्य पेमेंट्स ऐप जो चल जाए? देखिए अभी अगर सपोर्टेड ऐप्स नहीं है ना, तो अगर पुराना हो जाता है डिवाइस, ऐप सपोर्ट बंद कर देते हैं पुराने OS का, तो अगर वो सपोर्ट हटा दिया है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। दूसरी बात यह है कि SE या 11, इन दोनों में SE में पुराना डिज़ाइन है, थोड़ा सा बैटरी लाइफ थोड़ी कमज़ोर है उसकी रिलेटिवली, और 11 में ये दोनों मतलब बेसिकली OS प्रोसेसर 1 साल पुराना है iPhone SE से, और लेकिन उसके अलावा डिस्प्ले ज़्यादा बड़ा है, बैटरी ज़्यादा अच्छी है और कैमरे भी मतलब डेफिनेटली अच्छे हैं 11 में। तो इन दोनों में आप पूछेंगे कौन सा खरीदना चाहिए, आपके यूज़ केस के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। पर्सनली मैं 11 ही रेकमेंड करूँगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, उसका प्राइस ड्रॉप हो जाए तो ले लीजिए।
आईफोन SE का दिवाली सेल में 25-26 हज़ार के आसपास आ गया था प्राइस, तो उस प्राइस पे तो मैं मना नहीं करूँगा, फिर ऐसे ही लीजिए। आईफोन 11 अगर आपको मिल रहा है आई थिंक अंडर 50,000 तो अच्छा रहेगा वो भी, ठीक है। थोड़ा बैटरी लाइफ की जो इशू है या पुराने डिज़ाइन के इशू है, उन दोनों चीज़ों से ज़्यादा अगर दिक्कत आपको नहीं लग रही है तो आपको अंडर 30 अगर मिल जाता है आईफोन SE ले लीजिए, वो अच्छी डील रहेगी वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेतन साळुंखे जी का कहना है कि बिग स्क्रीन में जो गेमिंग जो बात आती है मेरे दिमाग में पहले से ही पीसी आती है, तो क्या सही रहेगा पीसी बनाना जो गेमिंग के साथ सारे बाकी के हेवी काम भी करे, या फिर कंसोल पे जाना जो गेमिंग और पता नहीं क्या कर सकता है, प्लीज गाइड करना सर। चेतन जी देखिए, कंसोल क्या कर सकता है, गेमिंग कर सकता है। कंसोल कैन बी अ वेरी गुड मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस ऑल्सो, तो आप मूवीज वगैरह देखना चाहते हैं कंसोल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उसका भी। तीसरी चीज यहाँ पे देखिए, अभी इसमें मैं कैसे बताऊं आपको, देखिए कंसोल में एक कॉम्पैक्ट पैकेज में आपको मिल जाता है सब कुछ। घर पे स्पेस की प्रॉब्लम है तो फिर कंसोल ही आपके लिए सही हो सकता है। अब गेमिंग पीसी किसके लिए, आप विंडोज एक्सक्लूसिव गेम्स खेलते हैं अगर, तो आपके लिए है डेफिनेटली। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं काम के लिए भी यूज़ करूंगा, गेमिंग के लिए भी यूज़ करूंगा, इसीलिए मैं एक पीसी बनाना चाहता हूँ, फेयर पॉइंट। मतलब सीरियसली आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी होती है, उनके लिए पीसी के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है, तो वो गेमिंग पीसी बना देते हैं जिसमें गेम भी खेलते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, तो वो भी सही है। पर्सनली मैं अपने प्ले के डिवाइसेस और वर्क के डिवाइसेस को अलग रखना प्रेफर करता हूँ, इसीलिए मैं कंसोल की तरफ अभी लीन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ गेम्स है जैसे कि एज ऑफ एम्पायर्स जो विंडोज के अलावा और कहीं पे उपलब्ध नहीं है, तो उस मामले में कोई चॉइस ही नहीं बनती है। अल्टीमेटली आपके यूज केस पे सब डिपेंड करता है। आप मुझे बता दीजिए मुझे ये गेम्स पसंद हैं जो कंसोल पे उपलब्ध हैं या फिर पीसी पे उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से हम आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल है दीपक कुमार जी का, जिनका कहना है कि हेलो सर, मेरा सवाल पुराने टॉपिक से ही है कि फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा तो अभी एड्स या डेटा लेकर प्रॉफिट कर रही है, तो अब से फेसबुक ने तो जियो में भी इन्वेस्ट किया है, तो क्या वो जियो का भी डेटा ले सकती है। फिर आपने ब्लोटवेयर रिमूव करने के बारे में बताया था, उसमें फेसबुक मेरे फ़ोन में प्री इंस्टॉल था जो निकल तो गया, लेकिन फॉर्मेट करने के बाद में वापस आया, तो परमानेंटली इसे रिमूव कर सकते हैं क्या। और लास्ट है कि व्हाट्सएप की ओल्ड चैट्स को सिग्नल पे ला सकते हैं क्या। देखिए उल्टे ऑर्डर में जवाब देते हैं। व्हाट्सएप की ओल्ड चैट सिग्नल पे आ सकते हैं क्या, एज ऑफ नाउ नो। टेलीग्राम पे एक नया फीचर आ रहा है ऐसा जिससे व्हाट्सएप के ओल्ड चैट्स आप लेके आ सकते हैं, होपफुली सिग्नल में भी आ जाए, देखते हैं, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन ब्लोटवेयर को परमानेंटली रिमूव करने का कोई उपाय है क्या, उस तरह से फॉर्मेट करने के बाद जो वापस आता है। अनफॉर्चुनेटली नॉट, बिकॉज क्या होता है, देखिए आप फॉर्मेट करते हैं फ़ोन को तो फैक्ट्री रीसेट बोलते हैं उसको, यानी जिस स्टेट से वो फैक्ट्री से निकला था उसी स्टेट पे वापस जाता है। तो फैक्ट्री से निकलते उसमें फेसबुक आया था, इसीलिए वो ऐप वापस आ गया वहाँ पे, ठीक है। आप फिर से रिमूव कर दीजिए उसी मेथड से जो हमने बताया था आपको, उससे निकल जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगी, ठीक है। लास्ट चीज़ जो आपने पूछी है, देखिए ऑनेस्टली ये आपने अलग अलग चीज़ को इससे रिलेट किया। देखिए एक तो है ना, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, ठीक है, लेकिन फेसबुक ने जियो को नहीं खरीदा है, जियो में एक स्टेक खरीदा है। अब इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है। अब क्या वो डेटा ले सकती है या नहीं ले सकती, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑनेस्टली उस डील के बारे में इंटरनल क्या उनकी डील हुई है फेसबुक और जियो के बीच में, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये दोनों पूरी तरह से अलग चीज़ है। फेसबुक ने जियो को नहीं खरीदा है, उसमें बस एक स्टेक खरीदा है, और फेसबुक ने व्हाट्सएप को पूरी तरह से खरीद लिया, इसीलिए दोनों सिचुएशन पूरी तरह से अलग है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी अनूप पेडनेकर जी का कहना है कि वीडियो गेम्स खेलते थे बचपन में टीवी से कनेक्ट करके, वैसा ही होता है क्या एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन, लो प्राइस में कोई ऑप्शन है क्या इसमें, अगर लो प्राइस में है तो कुछ शायद ट्राई कर पाएंगे। अनूप जी एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा आपने कहा, टीवी से कनेक्ट करके आप खेल लीजिए गेम्स उसमें। एक्सबॉक्स प्ले स्टेशन के न्यू जनरेशन में आपको लो प्राइस में कुछ नहीं मिलेगा PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं लो प्राइस में गेमिंग करें, PS4 स्लिम ये वाले पे आपको डील्स अच्छी मिल जाएंगी। आई थिंक 20,000 25,000 के आसपास भी मिल सकता है ये कंसोल, अगर आप सेल्स में अच्छे टाइम पे खरीदें उसको, तो उसमें गेम्स भी काफ़ी रिलेटिवली लो प्राइस में मिल जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे गेम्स खरीदे हैं 500-700 में, सेकेंड हैंड मार्केट में आप देख सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है कि नए गेम्स जो आते हैं आज की डेट में मत खरीदिए, 1 साल बाद में 1.5 साल बाद में आप देखिए 1000-1200 के आसपास गेम्स मिलने लग जाते हैं, तो उस टाइप के गेम्स खरीदिए, तो रिलेटिवली सस्ते में आप कर सकते हैं। यानी 20,000-25,000 का इन्वेस्टमेंट है कंसोल में, फिर गेम्स आपको मिल जाएंगे 800-1500 के बीच में, अच्छे गेम्स बहुत सारे अच्छे वाले मिलते हैं उसमें, ठीक है। लास्ट सवाल अभी ये है निश्चय मिश्रा जी का, इनका कहना है कि गेमिंग कंसोल या गेमिंग पीसी। देखिए अभी आप कौन से गेम्स खेलते हैं उस पर डिपेंड करता है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। एनीवे फिर से एक बार बता देता हूँ कि गेमिंग पीसी में स्पेस है कि नहीं घर पे, ठीक है, तो स्पेस है तो गेमिंग पीसी लीजिए। गेमिंग कंसोल के लिए सोचना है अगर, तो कि गेम्स पे खर्च करने के लिए आप तैयार हैं, थोड़े महंगे होते हैं गेम्स, उसका ध्यान रख लीजिए। दूसरा है कि
कॉम्पैक्ट है तो घर पे कम स्पेस है तो डेफिनेटली कंसोल ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत अच्छा चाहिए उसके लिए, अपडेट्स वगैरह काफ़ी हैवी होते हैं। एंड लास्ट थिंग इज गेमिंग कंसोल के बारे में, कौन से गेम्स है कंसोल पे जो आपको पीसी पे नहीं मिलेंगे। अगर वो गेम्स खेलने हैं तो कंसोल इज द राइट आंसर, अदरवाइज पीसी पे काफ़ी लोग खुश रहेंगे गेमिंग करके। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए और कमेंट करके बताइए एपिसोड कैसा लगा, गेमिंग के इस तरह से और वीडियोस आप देखना चाहते हैं या नहीं।